जितनी भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज होती हैं वो सब अपनी वैल्यूज को वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ रिपीट कर रही हैं अगर, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक। टाइम पीरियड यहां पर डिफाइन होगा ही। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? वो मिनिमम इंटरवल जिसमें मोशन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये जनरल इक्वेशन है एसएचएम की, ध्यान रखना। अब कभी भी एसएचएम की बात करोगे तो ऐसी ही इक्वेशन लिखोगे। अब जो इस इक्वेशन को समझ जाएगा वो एसएचएम समझ जाएगा। क्या ये टाइम पीरियड है? क्या बोले क्यों है टाइम पीरियड? मैंने कहा यार एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। बोले सर कैसे हो गया? मैंने कहा पार्टिकल जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे वापस आ गया। हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे। और मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया चैप्टर ऑसिलेशन। और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की शुरुआत। लेक्चर नंबर 1 है इसका और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेई सीरीज में। और दोस्तों ये चैप्टर, ठीक है, काफी बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है क्योंकि कई बार इसमें उनको फील नहीं आती। और इसके जो अगला चैप्टर है वेव्स, उसमें तो बिल्कुल ही फील नहीं आती। तो इस चैप्टर में फील लेनी है मतलब तो डेफिनेटली आपको ढंग से इसको समझना होगा। और अगले चैप्टर में फील लेनी है तो भी इस चैप्टर को समझना होगा, है ना। तो बिना ऑसिलेशन के आप वेव को समझ नहीं पाएंगे। और ऑसिलेशन और वेव मिलकर के कुछ ना कुछ सवाल तो कभी ना कभी मतलब हर साल पूछा ही जाता है, या तो ऑसिलेशन में से या वेव में से या फिर दोनों में से। क्लियर है ये चीज? तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज के सेशन प्लान में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट रहेगा, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं खपाएंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा जो चैप्टर है हमारा ऑसिलेशन वो इसी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो है मेन है, ये दोनों चीजें तो बस ऊपर ऊपर से एक तरीके से देखेंगे और उसी के अंदर डिटेल में फिर घुस के हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ एकदम। ठीक है, नोटबुक और पेन उठा लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और ढंग से एकदम समझते चलिए। ठीक है, चलो जी। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक मोशन का मतलब आखिरकार है क्या। देखो यार, मोशन में आपको एक चीज लिखी हुई दिख रही है सामने, पीरियोडिक। अब ये पीरियोडिक का मतलब क्या है? तुम बोलोगे सर जी यार पीरियोडिक सुन के तो हमें हमारे स्कूल के पीरियड्स याद आ रहे हैं। कोई बात नहीं, एकदम सही जा रहे हो अगर याद आ रहे हैं तो। क्योंकि वहां पे तुमने देखा होगा कि पीरियड्स जो रहते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है, उसके बाद पीरियड रिपीट होते जाते हैं। मतलब फर्स्ट पीरियड, फिर सेकेंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, है कि नहीं? तो वहां पर भी क्या हो रहा है कि एक तरीके से क्लासेस, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्लास आपको मिलती जा रही है। तो यहां पर भी क्या है कि जब बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करे कि उसका मोशन अपने आप को रिपीट करे एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, और मोशन का हर पैरामीटर रिपीट करे, मतलब जैसे कि पोजीशन बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार वो उसी पोजीशन से गुजर रहा हो, वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से गुजर रहा हो, उसी एक्सेलरेशन से गुजर रहा हो। जितनी भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज होती हैं वो सब अपनी वैल्यूज को वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ रिपीट कर रही हैं अगर, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक, अगर वो रिपीटेशन डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। ठीक है, और हर पैरामीटर उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और व्हेन अ बॉडी और अ मूविंग पार्टिकल रिपीट्स its motion along a definite path after regular interval of time, its motion is said to be periodic. Path of periodic motion may be linear, ये लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, और कैसा भी कर्व हो सकता है, लेकिन रिपीटेशन होना चाहिए। हो सकता है कि वो ऐसा झूम के चल रहा हो, लेकिन मान लो वो ऐसे चल रहा है फिर इधर चल रहा है, वापस रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, क्या पता वो ऐसा चल रहा हो, ऐसा घूमता घूमता, लेकिन बार बार इसी पे चले जा रहा है, इसी ट्रैक पे वो बार बार चले जा रहा है। अगर मोशन रिपीट हो रहा है और एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, साथ साथ ये भी नहीं कि बस चल रहा है, चलना चाहिए लेकिन रिपीटेशन जो हो रहा है वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं
यार हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। मैंने कहा ठीक है सर जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो। मैंने कहा यार ये पार्टिकल जो है कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोले सर जी हम हैं गजनी फैंस और हमको क्या है ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद करवा दो, होता क्या है? मैंने कहा यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड कैसी रहती है? कांस्टेंट। बोले अच्छा स्पीड कांस्टेंट रहती है। मैंने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो ठीक है सर जी, स्पीड होगी इसकी यू। तो यार मुझे बताओ क्या ये पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर रहा है क्या अगर ये सर्कल पे चल रहा है तो? बोलोगे हाँ सर ऑब्वियसली कर रहा है, बार बार इसी पे चक्कर खाया जा रहा है। तो वो जो है एक तरीके से पीरियोडिक मोशन है यहां पर। लेकिन क्या हर बार टाइम उसे सेम लगेगा? तुम बोलोगे हाँ सर, एक चक्कर कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, मोशन पूरा कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम टाइम पीरियड कह रहे हैं। तो कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस वो चल रहा है 2πr और इतने स्पीड 2πr/u। बिल्कुल सर जी, यहां पर टाइम पीरियड डिफाइंड है। ठीक है, तो यहां अगर मैं तुमसे पूछूं क्या पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है क्या? तुम बोलोगे सर चलो इस पोजीशन को उठाते हैं। जब ये ए पॉइंट पे था तो ए पॉइंट पे जब वो था तो इसकी स्पीड थी u, एक्सेलरेशन था u²/r रेडियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन थी ऐसी। जब भी वो यहां आएगा एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इतना ही होगा, स्पीड भी इतनी होगी, डायरेक्शन भी इतनी होगी। तो हर वैल्यू रिपीट हो रही है बिल्कुल। और हमेशा टाइम कितना लग रहा है उसे? 2πr/u। टाइम भी वही लग रहा है तो सर जी हाँ ये पीरियोडिक मोशन होगा। अब मैंने कहा अच्छा अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो एक बात बताओ। तुम बोलोगे हाँ हाँ सर पूछो ना। मैंने कहा यार नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो? बोले सर ये क्या होता है अब? मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है ना वो बदलती रहती है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अच्छा स्पीड कांस्टेंट नहीं है कैसे सर? मैंने कहा मान लो स्पीड हमेशा बढ़ते जा रही है। अच्छा स्पीड बढ़ते जा रही है तो सर ये पीरियोडिक होगा कि नहीं? मैंने कहा तुम सोचो यार जरा। बोले चलो सर सोचते हैं। पीरियोडिक में आपने बताया कि अपने पाथ को वो रिपीट करना चाहिए। सर ये रिपीट तो कर रहा है, बार बार इसी सर्कल पे घूम रहा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मान लो स्पीड अगर बढ़ रही है, सर जी स्पीड बढ़ रही है तो पहला चक्कर खाने में जो इसे टाइम लगेगा और दूसरा चक्कर खाने में जो टाइम लगेगा, फिर तीसरा चक्कर खाने में टाइम लगेगा। तो मोशन को रिपीट तो कर रहा है लेकिन जो टाइम लगा रहा है ना सर, वो टाइम बदले जा रहा है, वो कम होते जा रहा है। क्योंकि आपने कहा कि इस केस में मान लीजिए स्पीड बढ़ रही है। अच्छा तो टाइम अलग अलग लग रहा है तो क्या इसको पीरियोडिक बोलेंगे? नहीं सर, पीरियोडिक कैसे बोल सकते हैं? पीरियोडिक तो तभी कहा जाएगा, पीरियोडिक का मतलब ही है कि डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन रिपीट हो। मोशन रिपीट हो बस इतनी सी बात नहीं है, मोशन रिपीट होना चाहिए लेकिन डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहां पे वो टाइम इंटरवल सेम नहीं आ रहा है इसलिए पीरियोडिक नहीं है। अच्छा सर जी अगर स्पीड कम हो रही होती तब? तब भी नहीं होगा। स्पीड अगर लगातार कम हो रही है तो पहले जो टाइम लगाएगा अगला मोशन उससे भी, अगला सर्कल उससे भी लेट कंप्लीट करेगा, अगला सर्कल फिर उससे और लेट कंप्लीट करेगा क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है। लेकिन जरा सोचो, मान लो अभी इसकी स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, बढ़ते 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 यहां पर मान लो वो 20 हो जाती है, कम होते होते यहां मान लो वो 15 हो जाती है, फिर बढ़ती 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 वो 25 हो जाती है और फिर कम होते होते 10 हो जाती है। मान लो तुम ही जो है एक सर्कल पे चक्कर काट रहे हो। जब तुम ए पॉइंट पे पहुंचते हो तब हमेशा तुम अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हो। फिर तुम स्पीड बढ़ाते 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 20 पे पहुंच जाते हो। बी पॉइंट पे पहुंचते ही 20, बी से सी पहुंचते हो तो 15 पे पहुंचते हो, सी से डी पहुंचते ही 25 कर लेते हो। तुम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो और हर बार तुम वैसे ही मोशन में चल रहे हो। मतलब पहला चक्कर तुमने जिस तरीके से स्पीड को वैरी किया पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में भी तुमने वैसा का वैसा ही वेरिएशन लाया मोशन में।
तीसरे चक्कर में भी बिल्कुल वैसा ही वेरिएशन, चौथे चक्कर में भी बिल्कुल वैसा ही वेरिएशन। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ क्या ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, स्पीड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन मैंने कहा क्या ये पीरियोडिक है? तुम कहोगे सर क्योंकि जब मैं हर बार चक्कर काट रहा हूं इस बार, तो मैं वेलोसिटी का वेरिएशन या स्पीड का वेरिएशन एग्जैक्ट वैसा ही रख रहा हूं, तो हर बार मुझे टाइम जो लगेगा वो सेम लगेगा, और टाइम भी सेम लगेगा। और साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि जब भी मैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता हूं, हर बार उसी यूनिक वेलोसिटी से उसको क्रॉस करता हूं, उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से उस पॉइंट को क्रॉस करता हूं। ए को 10 से, बी को 20 से। ये सिर्फ मैं 4 पॉइंट के लिए नहीं कह रहा हूं, हर पॉइंट के लिए कह रहा हूं। मान लो कहीं एक पॉइंट ये है, इस दौरान इसकी स्पीड कुछ 12 मीटर पर सेकेंड है, तो जब भी इसको क्रॉस कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हां इस केस में ये पीरियोडिक होगा, टाइम इस बार सेम लगेगा। तो इस टाइप के मोशन हम कह नहीं सकते कि ये हमेशा ही पीरियोडिक होंगे। ये पीरियोडिक हो भी सकते हैं और पीरियोडिक नहीं भी हो सकते, लेकिन इतनी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि टाइम पीरियड यहां पर डिफाइन होगा ही होगा। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? वो मिनिमम इंटरवल जिसमें मोशन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसे ही हम कहेंगे टाइम पीरियड। मोशन से मतलब एवरी पैरामीटर। ऐसा नहीं कि अरे सर पोजीशन तो रिपीट हो गई, वेलोसिटी भी रिपीट हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ना वो रिपीट नहीं हो पा रही है ना, हर चीज रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम, ऐसे मोशंस को हम कहेंगे ऑसिलेशन। अच्छा, तो क्या ऑसिलेशंस ऐसे ही होंगे? कोई और एग्जांपल नहीं दे सकते सर? मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते यार, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोलिजन आपने पढ़ा है? बोले सर दिल में दर्द उठा दिया कोलिजन का नाम लेके। ऐसे गड़े मुर्दे आप क्यों उखाड़ रहे हो सर? उन मुर्दों को गड़े रहने दो, आराम करने दो, रेस्ट इन पीस। क्यों फालतू में उनकी और हमारी जिंदगी में टेंशन दे रहे हो कोलिजन का नाम लेकर? मैंने कहा लो टेंशन भाई, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगी चीजें। तो मैंने कहा यार यहां पर इस ब्लॉक को मैंने रेस्ट से गिराया, रिलीज किया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अच्छा जी, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। मतलब क्या सर आप भी मतलब कुछ भी है। E इक्वल्स टू 1, ऐसे वाले की कोलिजन की बात करेंगे तो हमको वैसे ही पता है, हमको लगा न जाने क्या करवाने वाले होंगे। हाँ भाई अभी बेसिक की बात कर। मैंने कहा E की वैल्यू 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो जरा बता सकते हो क्या होगा? हाँ सर बता सकते हैं ना, क्यों नहीं। जब ये गिर रहा होगा तो गिरते वक्त इसकी वेलोसिटी जस्ट गिरते ही होगी अंडर रूट ऑफ 2g, जहां h आप कह सकते हो इसकी हाइट। कई बोलेंगे अरे ये कैसे आया? भाई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वहां से ये आ जाएगा। और E इक्वल्स टू 1 से अगर ये मतलब E की वैल्यू 1 अगर इधर दे रखी है कोलिजन की, तो ये टकराने के बाद वापस इतने ही वेलोसिटी से रिकॉइल हो जाए, रिकॉइल क्या यार, बाउंस बैक कर जाएगा। और अगर वेलोसिटी उतनी की उतनी रहती तो वापस से ये वही हाइट अचीव करेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये वही हाइट जाएगा। तो ये मोशन कभी रुकेगा ही नहीं। तुमसे पूछे कब रुकेगा मोशन? कभी नहीं रुकेगा। ये एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सर जी ये चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल मेरे भाई ये चलता रहेगा। सर ये पीरियोडिक हो गया क्या? वो तुम बताओ। अच्छा देखते हैं सर। तो सर यहां से यहां आया फिर वापस यहां आया, तो बार बार ये इस वाले मोशन को रिपीट कर रहा है। अगर यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आके ऊपर गया। तो एक कंप्लीट मोशन कब हो रहा है? जब वो इसी पोजीशन पे वापस आ जा रहा है। यहां से देख रहे हो तो ऊपर जाके वापस इसी पोजीशन पे आ जा रहा है, ये एक कंप्लीट मोशन। तो ऊपर से नीचे गिरने का टाइम आप जानते हो अंडर रूट ऑफ 2h/g आएगा। सेकंड इक्वेशन लगा के देखोगे, लगा के चेक कर लेना। और नीचे से ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम लगाएगा। तो यहां अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन दिस केस, बिल्कुल हम एकदम चौड़े होकर कह सकते हैं कि भैया अंडर रूट ऑफ 2h/g का ट्वाइस। गिरने में इतना टाइम, ऊपर जाने में भी इतना टाइम। तो क्या ये पीरियोडिक है? यस इट इज पीरियोडिक, यस इट इज पीरियोडिक। तो इस टाइप के मोशन को हम आपका कहेंगे पीरियोडिक मोशन, जहां पे मोशन रिपीट हो डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑसिलेशंस की।
अब ऑसिलेशंस क्या है? ऑसिलेशन का मतलब है कि मोशन में टू एंड फ्रो टाइप की चीज होनी चाहिए। बोले ये किस खेत की मूली है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब यह है कि ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आए, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब ये हो सकता है अगेन ये एक लाइन के अलोंग मोशन हो रहा हो, या किसी सर्कुलर आर्क के अलोंग मोशन हो रहा हो, या किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग मोशन हो रहा हो, लेकिन वो अपने सेंस ऑफ मोशन को या डायरेक्शन को आप कह सकते हो वो चेंज कर रहा होगा। अगर एक बार राइट जा रहा है तो फिर लेफ्ट भी जाएगा, फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, या ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो ऐसे जितने भी मोशन होंगे इनको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। ठीक है। अब अगर आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये ऑसिलेशन है क्या? हाँ बिल्कुल ये ऑसिलेशन है सर। तो अगर कोई चीज अगर आगे जाके मतलब ऊपर जाके नीचे आ रही है तो इसके दो एक्सट्रीम तो डिफाइन होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होंगे। अच्छा सर ऑसिलेशन में अपने एक्सट्रीम डिफाइन होंगे, तो आप ये बताओ क्या ऑसिलेशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन है तो क्या उसका पीरियोडिक होना जरूरी है? नहीं, इट नीड नॉट बी पीरियोडिक। जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक हो। जैसे कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम, आप एक पेंडुलम को ऐसा ऑसिलेट करवा के छोड़ दो, यहां से छोड़ो, यहां से यहां जाएगा, फिर थोड़ा और कम जाएगा, फिर और कम जाएगा, फिर और कम जाएगा और कम जाएगा, थोड़ी देर बाद जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना। तो यहां जरूरी नहीं है कि उसका वो पीरियोडिक हो ही हो। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसकी फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन हो सकता है वो बाद में कहीं उसकी पहले एक्सट्रीम कहीं और आ रही हो, बाद में थोड़ी और आगे अलग जगह आ गई, फिर और कम आ गई। एक्सट्रीम पोजीशन भी चेंज होती जा रही हो। सर ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? जितना दूर वो जा पा रहा है एक साइड और दूसरे साइड, दोनों साइड की एक्सट्रीम, तो वो भी शायद चेंज हो रही होंगी, है ना। तो इन जनरल तो जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी हो, लेकिन लेकिन अगर हम कह रहे हैं द ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन इन विच एनर्जी इज कंजर्व आर ऑल्सो पीरियोडिक, उनमें वो पीरियोडिक हो जाएगा। बोले नहीं नहीं सर बात नहीं समझ में, थोड़ा सा ना क्लियर करो। मैंने कहा करो, चलो कर देते हैं क्लियर। मैंने कहा मुझे ये बताओ, अगर इसको मैं रेस्ट से रिलीज करता हूं और ये गिरता है E इक्वल्स टू 1 पे, एनर्जी कंजर्व है क्या? बोले हाँ हाँ एनर्जी कंजर्व है सर। ये क्या ऊपर नीचे जाता रहेगा क्या? बोले हाँ सर जाता रहेगा ना, किसने मना किया? मैंने कहा एनर्जी कंजर्व है, ऊपर नीचे जाता रहेगा, तो यहां पर ये हमेशा इस पोजीशन पे रीच करेगा क्या? हाँ। तो इसको मैं ऐसा बोल दूं क्या ये टॉप एक्सट्रीम हो गया, ये बॉटम एक्सट्रीम हो गया? बोले हाँ सर। तो मैं कह रहा हूं कि यार यहां पर ऐसा कह दूं कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स्ड है? बोले हाँ फिक्स्ड है। और इसका टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, तो पीरियोडिक भी है ये। हाँ। बोले टाइम टाइम इंटरवल भी फिक्स्ड है इसलिए पीरियोडिक है? हाँ बिल्कुल सर जी ये पीरियोडिक है। और ऑसिलेशन भी है, तो आप कह सकते हो ये दोनों है, पीरियोडिक भी और ऑसिलेटरी भी। अब अगर मैं कहूं कि E की वैल्यू मैंने कह दी हाफ या 1/4, है ना, हाफ ही ले लेते, या 1/√2 भी ले सकते हो आप, क्योंकि उससे वो आधी हाइट जाएगा ना। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि इसको अभी यहां से रिलीज किया कुछ h हाइट से, जब ये टकराएगा तो टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी जो है वो होगी v, लेकिन ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी v/2 बिकॉज ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये उतनी हाइट नहीं जा पाएगा, ये थोड़ी सी हाइट जाके रुक जाएगा, और निकालोगे तो h/4 आएगी। फिर ये गिरेगा, फिर स्पीड और कम हो जाएगी तो और कम हाइट जाएगा, फिर ये गिरेगा, फिर स्पीड इसकी और कम हो जाएगी और कम हाइट अटेन करेगा। तो हर कोलिजन के बाद इसकी हाइट जो है वो घटती जाएगी बिकॉज एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। तो क्या मोशन टू एंड फ्रो नहीं है ना यार? तो क्या ऑसिलेशन नहीं है? लेकिन क्या हो रहा है इधर? एनर्जी लॉस हो रहा है, तो पीरियोडिक नहीं है, तो नॉट पीरियोडिक, बट यस इट इज ऑसिलेटरी मोशन।
ये वो ऑसिलेशन है जिसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है, जिस वजह से ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ये वो ऑसिलेशन है जिसमें नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। और यहां क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑसिलेटरी प्लस पीरियोडिक। ठीक है, तो हम कह रहे थे ऑसिलेटरी मोशन इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड और आल्सो पीरियोडिक, द फोर्स टॉर्क। अब हो सकता है कि वो अगर लीनियर मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगे, सर्कल में मूव कर रहा हो, रोटेशन उसका हो रहा हो तो टॉर्क लगे। तो ये किस तरफ लगेंगे, ये लगेंगे अपने पास टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्टिंग इन ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर उनमें फोर्स और टॉर्क जो है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस या टॉर्क को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क। अब तुम बोलोगे 1 मिनट सर जी, यहां तो कोई ऐसा फोर्स लग ही नहीं रहा जिसमें, सॉरी, यहां तो कोई ऐसा फोर्स लग ही नहीं रहा जिसमें फोर्स का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। मैंने कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब, बोले सर लिखा तो हुआ है यहाँ पे टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है? मैंने कहा कहीं नहीं आ रहा यहां तो इक्विलिब्रियम। बोले क्यों नहीं आ रहा कहीं भी इक्विलिब्रियम? मैंने कहा यार कहीं पे तुमको एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है? तुम बोलोगे नहीं कहीं पे नहीं है, एक्सेलरेशन तो हमेशा जी है, एक्सेलरेशन तो यहां हमेशा जी है। तो सर फिर यहां ये किन केसेस की बात हो रही है जब रीस्टोरिंग फोर्सेस की बात हो रही है? देखो तो यहां पर क्या है, इन कोलिजन्स में, सॉरी इन ऑसिलेशन में इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व। तो जब आपके कोई इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे, ध्यान से सुनना, जब आपके किसी भी प्रकार के इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे और साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी जो है वो कंजर्व रहेगी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं व्हेन नो इंपल्सिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। ऑब्वियसली मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो इन दीज केसेस यू विल ऑलवेज फाइंड देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब, जैसे कि अगर मैं पेंडुलम की बात करूं, अगर मैं यहां पे डैम्पिंग को हटा देता हूं, डैम्पिंग मतलब एनर्जी लॉस को मैं हटा देता हूं, तो अगर आप इसको यहां से रिलीज करते हो तो ये एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से सेम हाइट इधर भी गेन करेगा और ये इस तरीके से ऑसिलेट होता रहेगा। इस पे हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एक टॉर्क लगेगा, उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। जब ये यहां होगा तो इस पे टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, जब ये यहां होगा तब इस पे टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। ऐसे ही जब आप बात करोगे जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक वाले केस की, क्या होगा? स्प्रिंग ब्लॉक वाले केस में आप जानते हो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब ये नेचुरल लेंथ पे होगा। तो इसको अगर तुम रिलीज करते हो कुछ इस पोजीशन से, तो आप जानते हो इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, और एक कंप्रेस भी होगा तो कंप्रेस होगा तब फोर्स लगेगा इस तरफ। तो देयर विल बी अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इधर ले जाओगे तो भी इक्विलिब्रियम की तरफ, इधर ले जाओगे तो भी इक्विलिब्रियम की तरफ। याद आ रहा है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बस, तो जब भी आपको क्या मिल जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा ना, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट आपके हमेशा ऑसिलेशन होंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको कभी मिल जाए तो वहां पे हमेशा ऑसिलेशन होंगे, और वहीं पे जो फोर्स लगेगा उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और कोई एग्जांपल? और एग्जांपल की, मान लो आपने कहा यहां एक मास है और यहां एक मास है, और इधर मिड पॉइंट पे एक छोटा सा मास रख दिया गया, और एंगल ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस मास को जैसे मैं यहां रखता हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये कैपिटल एम इसको इधर खींच रहा होगा, ये कैपिटल एम इसको इधर खींच रहा होगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज एफ नेट। अगेन इस मास को अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या कर रहा है, ये मास इसको कुछ इधर खींच रहा है और ये मास इसको कुछ इधर खींच रहा है। अगेन द नेट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहां जब होगा तो नेट फोर्स आ जाएगा 0। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? क्योंकि ये मिड पे है, ये जितने फोर्स से खींचेगा ये भी उतने ही फोर्स से खींचेगा, और जैसे ही ऊपर लेके जाओगे तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे लेके जाओगे तो ऊपर की तरफ खींचेगा। तो अगेन ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट
करने लगेगा। तो ये सारी कहानी में आपको क्या मिल रहा है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है ना? आपको क्या मिल रहा है? आपको एक स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां पर मिल रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको यहां पे मिल रहा है। जस्ट अ मिनट दोस्तों। ओके, तो अभी हमने जो है यहां पर ऑसिलेटरी मोशन के बारे में थोड़ी सी बातें करें, ठीक है? तो हमको ध्यान ये रखना है कि ऑसिलेटरी मोशन जब इस टाइप के होंगे जहां पे कोई भी इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, एनर्जी आपकी कंजर्व है, तो इस टाइप के रीस्टोरिंग फोर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहां इस केस में जब हम बात करते हैं तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जब भी इस केस में हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि ऑसिलेटरी मोशन है और साथ ही साथ वो पीरियोडिक भी है, मतलब एनर्जी हमारी कंजर्व है। तो हम यहां क्या बोलने जा रहे हैं? हम यहां कहने जा रहे हैं ऐसे पर्टिकुलर केसेस में आपको यह देखने को मिलेगा कि एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे रहेगी ही रहेगी। एक को आप कह सकते हो पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक को आप कह सकते हो नेगेटिव एक्सट्रीम, और कहीं पे बीच में आपको मिलेगी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब मिड पॉइंट ऑफ टू एक्सट्रीम्स। दोनों एक्सट्रीम का जो मिड पॉइंट होगा उसे कहेंगे हम मीन पोजीशन। और यही आपको क्या मिलेगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन भी मिल जाएगी। तब जब नॉन इंपल्सिव फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं है, ठीक है, और एनर्जी भी आपकी कंजर्व है। और इस जगह हम बोलेंगे कि अगर पार्टिकल इधर है, मीन पोजीशन से इधर है, तो इस पे फोर्स लगेगा कुछ ऐसा, और मीन पोजीशन के इधर है तो इस पे फोर्स लगेगा कुछ ऐसा। तो ये जो चीज है इसको मैं कह सकता हूं x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 को मीन पोजीशन कहता हूं तो यहां पार्टिकल जब यहां है तो ये कहा जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। भाई पार्टिकल यहां पर है तो मीन पोजीशन से जितना दूर है वो, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। और जब x की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मीन पोजीशन से मैक्सिमम होगी तो वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा। पार्टिकल जब अपने एक्सट्रीम पे है इसका मतलब वो मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी पर है, और इसी को हम कहते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है? तो आप जब भी ऐसे ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो यहां हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की भी, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं किसकी? मीन पोजीशन की भी, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सट्रीम पोजीशन की भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड डिफाइन होगा ही होगा, लेकिन फिर ऑसिलेशंस के अंदर आपके पास ये कहानी और आ जाएगी, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन है तो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, मीन पोजीशन होगी, और मीन और एक्सट्रीम के बीच के डिस्टेंस को हम यहां पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो अब हम यहां पर कहानी पढ़ने जा रहे हैं किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है अपने आप में इसी टाइप का ऑसिलेशन जिसकी हमने बात करी, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व होगा, मीन पोजीशन होगी, दो एक्सट्रीम फिक्स्ड पोजीशन होगी, एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन खास बात जो है वो ये देखने को मिलेगी, वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा। इफ द रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर एंगुलर एसएचएम या एंगुलर ऑसिलेशन के केस में टॉर्क, लीनियर ऑसिलेशन है तो फोर्स होगा, एंगुलर ऑसिलेशन है तो टॉर्क होगा। तो या तो फोर्स या टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन द मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कौन सा मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा? आपका वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा जिसमें पार्टिकल यदि यहां पर है, इसको मैंने कहा x इक्वल्स टू 0, तो ये अपना हो जाएगा पॉजिटिव x, ये अपना हो जाएगा नेगेटिव x। तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस टाइप का लगे, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। माइनस साइन आपको यहां दिखा रहा है कि x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, और यदि x नेगेटिव है तो फोर्स आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब ऐसा मत बोलना सर यहां तो आपने फोर्स को नेगेटिव लिखा, मेरे भाई इस साइड में x नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कहानी होगी आपकी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ खास नहीं है यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऑसिलेशन ही, ऑसिलेशन का छोटा भाई ऐसा समझ लो, लेकिन एक स्पेशल टाइप के रूल को वो फॉलो कर रहा है जो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए लगाया गया है, और उसमें क्या कहा जा रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। तो जब भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, रीस्टोरिंग होगा, तो वो ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या शॉर्ट फॉर्म में उसे कहें तो एसएचएम। अब एसएचएम दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपका लीनियर एसएचएम, तो लीनियर एसएचएम में आपको यह समझना होगा कि पाथ जो रहेगा पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, और पार्टिकल पे फोर्स जो है वो कुछ के एक्स लग रहा होगा इन मैग्नीट्यूड, है ना, सॉरी विथ डायरेक्शन। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है एक्स के अपोजिट। और यही अगर आपका एंगुलर एसएचएम होगा तो एंगुलर एसएचएम में कहानी कुछ इस टाइप की होगी। एंगुलर एसएचएम में कहानी कुछ इस टाइप की होगी, और यहां पर क्या होगा कि पार्टिकल जैसे यहां है तो इस पे टॉर्क लग रहा होगा, वहां टॉर्क जो है वो अपना माइनस का सी थीटा आएगा। इसकी बात हम करेंगे आगे, अभी इस पे ज्यादा फोकस मत करना, बस ये ध्यान रख लो कि फोर्स की जगह यहां टॉर्क आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये अगर इसकी मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, इतना टॉर्क इस पे यहां पे लगेगा। तो इस पे हम ज्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम अपने स्टडी को जो है फोकस रखेंगे लीनियर एसएचएम के लिए। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, लीनियर एसएचएम मतलब स्ट्रेट लाइन में एसएचएम, और एंगुलर एसएचएम मतलब कुछ रोटेशन हो रहा होगा या सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा होगा। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा वो जब हम बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की तब देखेंगे, अभी के लिए बस लीनियर एसएचएम हम समझेंगे और इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअली लीनियर एसएचएम में हो क्या क्या रहा है। तो पहली चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये तो है ही कि फोर्स जो लग रहा होगा पार्टिकल पे वो होगा माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। यहां पर के आप कह सकते हो इट इज व्हाट, इट इज फोर्स कांस्टेंट, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। एक्स यहां पर क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। ऐसे ही एफ जो है वो आपका रीस्टोरिंग फोर्स हो ही गया है। और आपसे यहां पे पूछा जाए नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कि इसी इक्वेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, फोर्स जो भी लग रहा होगा पार्टिकल पे वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तुम बोलोगे हां सर वो तो होना ही, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का के बाय एम इंटू एक्स, और इस के बाय एम को मैंने क्या मान लिया, ओमेगा स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर किस खुशी में, ओमेगा जनरली आपको पता होगा कि ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है सिंबल, है ना, और इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो वो आएगा अपने पास एक तरीके से रेडियन पर सेकेंड। ये जो रूट ऑफ के बाय एम है इसकी यूनिट भी रेडियन पर सेकेंड टाइप की आती है, या पर सेकेंड टाइप की इसकी यूनिट आती है।
अब आप कहोगे लेकिन यहां पे तो कोई एंगुलर वेलोसिटी का नामो निशान नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कहीं सर आप एंगुलर एसएचएम की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं एंगुलर एसएचएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लीनियर एसएचएम की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर हमने एक ओमेगा डिफाइन किया है, तो ये ध्यान रखो, बस ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, रूट ऑफ के बाय एम। इसकी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से मेल खाती है, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। आगे इसका मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा आगे, है ना, आगे आने वाली स्लाइड्स में, अभी नहीं। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके बाद अगर आप बात करेंगे, तो इसके बाद जब आप बात करेंगे तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, क्योंकि पोजीशन को जब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन, है ना। तो पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करने से आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो यू कैन से दैट एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कहानी आपको यहां से दिख रही होगी। अब मुझे ये पता करना है कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन अगर मुझे दी गई है तो मैं किस तरीके से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूं। a यहां पर है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मैं किस तरीके से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां पर निकाल सकता हूं, मुझे ये सीखना है। ठीक, तो यार एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे मिलेगी, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करके, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट वो भी इंटीग्रेट करके ही मिलेगा। तो आप यहां पर ये जो डेरिवेशन देख रहे हैं ये मैंने एक साथ ही लिख दी है। हालांकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपका एक्सेलरेशन कुछ इस टाइप का दिख रहा है तो दो बार डिफरेंशिएट करके आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। अब जब यहां से यहां की बात होती है, यहीं पे बच्चों को लगता है कि न जाने क्या हो रहा है यार ये, है ना, न जाने इधर से ये कैसे आ गया। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जिसको भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो इस डेरिवेशन को स्किप कर सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, बस दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए तो दो बार इंटीग्रेशन लगेगा। तो एक्सेलरेशन को मैंने लिखा वी डीवी बाई डीएक्स, डीएक्स को इधर भेजा और ये वी डीवी को इधर इंटीग्रेट किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये डीएक्स इधर चले जाएगा, उसको इधर इंटीग्रेट किया। v का इंटीग्रेशन है वी स्क्वायर बाय 2, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा इज व्हाट इट इज रूट ऑफ के बाय एम। तो यहां से इसको ले लिया बाहर और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक प्लस सी लग गया क्योंकि यहां पे मैंने लिमिट्स नहीं लगाई हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा कि ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2c हो गया। अब कांस्टेंट में तुम कुछ मल्टीप्लाई करो तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, किसी कांस्टेंट को तुम किसी और कांस्टेंट का स्क्वायर लिख दो तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसा मत सोचना अरे सर ये 2c क्यों नहीं लिखा आपने और इसको 2c को आपने c स्क्वायर कैसे लिख दिया। भाई c कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो ये 4 था या मान लो ये 8 था, ये कितना हो जाता 16। तो 8 भी एक कांस्टेंट ही है, 16 भी एक कांस्टेंट ही है, और 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं जो खुद एक कांस्टेंट है। तो बात समझ गए होंगे आप, इसलिए इसको c से रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम कहने हो क्या सकते हो सर इसको आप c बोल रहे हो तो फिर 2c को c डैश बोलो या c1 बोलो, इसको c2 का स्क्वायर बोलो। यार कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो v की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे एक बार इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ x। अब एक और बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या पोजीशन मिल जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने किया इसे v की वैल्यू को लिखा मैंने dx बाई dt। मैं ये वाली पूरी टर्म इधर ले आया और dt को उधर ले गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां हमने यूज किया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्योंकि x को ऐसे इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि 12th में आप डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लोगे साइन इनवर्स के फॉर्म में, यहां मैं सब्स्टिट्यूशन से इसको समझा देता हूं। तो मैंने क्या किया, x को c बाय ओमेगा साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया। इससे फायदा क्या होगा मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। इससे फायदा यह होगा कि अगर मैं c बाय ओमेगा इसकी वैल्यू रखता हूं तो ओमेगा x, या अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो बात यह है कि ओमेगा x को मैंने क्या मान लिया है, c मान लिया, c थीटा मान लिया। ओमेगा x को c साइन थीटा अगर मैंने माना है तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और
तो अब मैं इसको इधर लिख देता हूं, और इधर अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं तो x की वैल्यू आई dx, c बाय ओमेगा कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos और d थीटा एज इट इज। तो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dx की जगह मैं ये पूरी चीज लिख सकता हूं। तो मैंने dx की जगह क्या किया, dx की जगह मैंने ये पूरी चीज लिख दी जो लिखा हुआ है c बाय ओमेगा और cos थीटा और d थीटा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो नीचे लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सी स्क्वायर तो कॉमन निकल के सी से कट जाएगा, अंदर बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, और कॉस थीटा से फिर कॉस थीटा भी कट जाएगा। तो इधर पूरा का पूरा बचेगा क्या, 1 बाय ओमेगा और डी थीटा। यहां पर ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद, जैसा कि मैंने कहा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जब आप वैल्यू रखेंगे तो आप इस बात को समझें कि dx की वैल्यू तो मैंने रखी c बाय ओमेगा कॉस थीटा डी थीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी कितनी, c कॉस थीटा। x की वैल्यू इधर रखने पर तो c से c कट जाएगा और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। अब 1 बाय ओमेगा तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो यहां पे 1 बाय ओमेगा कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन थीटा, इधर 1 का इंटीग्रेशन t और कांस्टेंट में मैंने लगा दिया अगेन एक c, क्योंकि अगेन विदाउट जो है आप लिमिट इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। ये ओमेगा को वहां मल्टीप्लाई किया तो यह आया थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस। अब तुम कहोगे सर देखो फिर आपने एक बकवास काम कर दिया। मैंने कहा क्या, बोले सर ये आएगा ओमेगा सी। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ओमेगा सी आएगा, लेकिन ये क्या है सर, थीटा है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी क्या होगा कि यूनिट भी थीटा जैसी ही आएगी, तो इसकी यूनिट भी कैसी आनी चाहिए, थीटा जैसी ही आनी चाहिए, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसीलिए इस ओमेगा सी विच इज अगेन अ कांस्टेंट, ओमेगा एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो कांस्टेंट ही बनेगा, तो उसे मैंने कह दिया फाई। ठीक है, और फिर यहां से आप जानते हो कि x की वैल्यू है c बाय ओमेगा साइन थीटा। x की वैल्यू जो c बाय ओमेगा साइन थीटा थी उसमें थीटा की वैल्यू हमने डाल दी ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये c बाय ओमेगा जो एक कांस्टेंट है उसको कह दिया a। इस तरीके से ये डेरिवेशन आपका निकल के आता है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू हैव समथिंग लाइक दिस, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो आपको x इस टाइप का मिल जाएगा, और इसी को कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कभी भी आपसे पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसका मतलब ही ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये a क्या है, ओमेगा क्या है, t क्या है, फाई क्या है, वो सब धीरे धीरे आगे देखते हैं। कुछ चीजें तो आपको पता है तो हम बात कर लेते हैं। तो x क्या है भाई, x यदि आप देखोगे तो ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आपकी ये जनरल इक्वेशन है एसएचएम की, ध्यान रखना। अब कभी भी एसएचएम की बात करोगे तो ऐसी ही इक्वेशन लिखोगे। अब जो इस इक्वेशन को समझ जाएगा वो एसएचएम समझ जाएगा, और जो इस इक्वेशन को नहीं समझेगा वो एसएचएम नहीं समझेगा। तुम बोलोगे सर अब पिछला ही समझ नहीं आया हमको, तो मैं कहा पिछली स्लाइड को गोली मारो। तुमको बस इतना ध्यान रखना है, मेन तो ये होना चाहिए, इससे ये लिखने में कोई तकलीफ नहीं, ये लिखने में कोई तकलीफ नहीं, और रूट ऑफ के बाय एम को ओमेगा बोला तो ये आ जाएगा बस। और इससे तुम किस रिजल्ट पे पहुंच रहे हो, डायरेक्ट इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हो। तो x क्या है, x है अपना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x इज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक मिनट बस, मैं थोड़ा सा यहां पर तो x है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि आपको पता है क्या है, मीन पोजीशन से इधर जा रहे हो तो इस चीज को हम बोलेंगे x। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता, ठीक है। आगे फिर कुछ लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो है वो है एम्पलीट्यूड। अब तुम बोलोगे सर ये एम्पलीट्यूड क्यों है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं आपसे ये इक्वेशन लिख के आपको देता हूं कि x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और मैं तुमसे पूछूं कि यार x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है,
पहले तो इस इक्वेशन को छोड़ के अगर मैं इधर बात करूं तो मुझे बताओ, ये x इक्वल्स टू 0 मान रखा है, तो x पार्टिकल इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है ना। तो पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जब होगा तब x मैक्सिमम होगा, और उसी को तो हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसको हमने कहा x की वैल्यू a, और जब पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, तो ये साइड नेगेटिव है, तो इस पे x की वैल्यू क्या आएगी, -a। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि x की मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है वो a जा रही है ना। क्या इस इक्वेशन को देख करके आप इस बात को समझते हो कि साइन का आपने कर्व तो पढ़ा ही होगा, और आप जानते होंगे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, 1। तो x की वैल्यू मैक्सिमम तभी जाएगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होती है, 1। तो 1 इंटू a इज a। इसीलिए इसको मैंने यहां जो ये c बाय ओमेगा था ना, आप बात को समझना, ये x की इक्वेशन आई, तो ये इसकी वैल्यू जब 1 होगी तब x की ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, x की वैल्यू मैक्सिमम होगी इसके इक्वल। जब ये 1 होगा तो x मैक्सिमम होगा, कितना होगा, c बाय ओमेगा। c को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसलिए c बाय ओमेगा को हमने कहा है एम्पलीट्यूड। तो याद रखो, जब भी आपको इक्वेशन दिख रही है तो उसमें ये वाली चीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिया जाएगा, ये ध्यान रखना बात। एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिया जाएगा। एम्पलीट्यूड, तुम बोलोगे सर देखो इधर नेगेटिव आ रहा है, अरे इधर x की वैल्यू -a आ रही है। एम्पलीट्यूड का मतलब इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन। चाहे आप इसकी बात करो या इसकी बात करो, आपको डिस्टेंस देखना है, तो उसमें साइन नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है सर। सर घबराहट देख के तो इसको हो रही है, क्या लिखा हुआ है, ये साइन वाइन कहां से आ गया इधर, ये ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सब कहानी क्या है। तो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है समझाऊंगा, अभी बस नाम सुन लो। टी में तो कोई लफड़ा नहीं होगा, टी टाइम में। फाई इसको कहा जाता है इनिशियल फेज या फिर इनिशियल फेज एंगल, है ना। ध्यान से समझना बात को, या तो इनिशियल फेज बोल दो या इनिशियल फेज एंगल बोल दो। और ये जो पूरी वैल्यू है जो साइन के अंदर लिखी है, इसको बोलते हैं फेज एंगल। तो मैंने एक एक चीज का नाम तो बता दिया है कि क्या कहा जाता है इसे, लेकिन तुम बोलोगे नाम बताने से क्या है, हमको समझ में तो आई नहीं बात। मतलब क्या है इसका, हमको तो बस इतना ही समझा है, ये x का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, t का मतलब क्या है। ना ही हमें ओमेगा समझ में आया, ना ही हमें फाई समझ में आया, और ना ही हमें ये पूरी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये समझ में आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको दिक्कत कौन दे रहा है इस पूरी इक्वेशन में, पूरी वैल्यू का मतलब क्या है ये, ओमेगा का मतलब क्या है ये, और फाई का मतलब क्या है ये। बस अब आगे की स्लाइड्स में हम इन्हीं को समझेंगे आराम आराम से कि ओमेगा क्या है, फाई क्या है, या ओमेगा टी प्लस फाई, इस पूरी चीज को क्या कहा जाता है। कहा जाता है फेज एंगल इस पूरी चीज को। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, अरे यार ये क्या घपला हो गया, अच्छा ठीक है घपला नहीं हुआ। तो पहले तो जो समझ में आया उसको देख लेते। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। एम्पलीट्यूड तुम्हें पता है क्या है, एम्पलीट्यूड है आपका हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स और पोजीशन। दो एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस है उनका आधा इज एम्पलीट्यूड। लेकिन हमारा मेन मकसद है किसको समझना, फेज को समझना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड तो हमें समझ में आ गया है। अब ध्यान से सुनना, तो आप ये बड़े अच्छे से जानते हो कि इसको हम कह रहे हैं फेज एंगल। क्यों भाई, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, साइन के अंदर जो होगा वो एंगल तो होगा ही होगा। एंगल कहना तो एकदम मतलब उसका बिल्कुल औचित्य बनता है कि हाँ इसको एंगल तो कहा ही जाएगा। फेज का मतलब क्या है यार, फेज एंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बताता है कि पार्टिकल की एक्चुअली पोजीशन क्या है। अगर आपके पास इस पूरे वैल्यू की इंफॉर्मेशन है तो आप ये बता सकते हो कि पार्टिकल एक्चुअली है कहां पर और किस तरफ जा रहा है। तुम बोलोगे नहीं नहीं सर बात नहीं समझे, मैंने कहा अभी समझा देता हूं, एक बार इसको पढ़ लेते। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, जैसे कि पोजीशन, डायरेक्शन। मैंने कहा ना ये पता है तो आप बता सकते हो कि पार्टिकल कहां है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पर। द आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ साइनसोइडल फंक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ द मोशन। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस फेज
या इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। इसका सिंबल अगर, क्योंकि एंगल है तो मैं थीटा बोल देता हूं, तो अगर इस पूरे को मैं थीटा कह रहा हूं, तो अगर इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया तो तुम बुरा नहीं मानोगे, बोलोगे हाँ हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा चलो यार ग्राफ बनाते हैं हम एक्स और थीटा के बीच में। वाई एक्सिस पे मैंने लिया क्या, एक्स, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया थीटा। इस वाली एक्सिस को एक्स बोल दिया, इसको बोल दिया थीटा। अब आप अच्छे से जानते हो साइन का कर्व कैसा होता है। साइन का कर्व ऐसा ही लहराता हुआ बलकाता हुआ होता है, उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो 1 जाती है। तो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, तब एक्स की वैल्यू आएगी a। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल्स टू a को, क्योंकि मैं साइन थीटा का कर्व नहीं बना रहा हूं, मैं साइन थीटा इंटू a का कर्व बना रहा हूं। जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो x की वैल्यू a होगी, और जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी तो x की वैल्यू होगी -a। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा समझो कि एंगल से कैसे हमें बातें पता लगेगी। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर ये साइन का कर्व है तो इस एंगल को हम कहते हैं 0, इसको कहते हैं π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, मतलब π/2 π/2 का गैप है। तो ऐसे ही आप प्लस में π/2 करते जाओ, ऐसे ही आप माइनस में π/2 करते जाओ, मतलब ये माइनस का 1π/2, ये 2π/2, ये माइनस का 3π/2, ये माइनस का 4π/2। ऐसे ये 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर मान लो मैं कहता हूं कि यार पार्टिकल का फेज है π/2, बताओ पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा। तुम बोलोगे अच्छा सर पार्टिकल का फेज π/2 है, मतलब पार्टिकल होगा x इक्वल्स टू a पर। क्या ये बात समझ में आई? बोलोगे हाँ हाँ सर आई ना। तो जरा देखो यार, अगर तुम्हारा पार्टिकल का फेज बढ़ रहा है तो आपको साफ दिख रहा है कि 0 जब फेज है तो पार्टिकल कहां आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 0। फेज जब आपका बढ़ रहा है तो x की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। देखो भाई फेज और बढ़ा, x की वैल्यू और बढ़ी, फेज और बढ़ा तो x की वैल्यू और बढ़ी। तो जैसे जैसे फेज बढ़ रहा है x की वैल्यू भी बढ़ रही है, और x मैक्सिमम हो जा रहा है जैसे ही फेज का वैल्यू हो जाता है π/2। π/2 के बाद x वापस कम होने लग रहा है, देखो, और जैसे ही फेज की वैल्यू पाई हो गई x वापस 0 हो गया। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियरली यहां समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना पूरी का। मैंने कहा पार्टिकल अभी यहां था x इक्वल्स टू 0 पे, और वो मान लो इधर जा रहा है। एकदम तरीके से सुनना, पार्टिकल अभी यहां है और वो इधर जा रहा है। तो इधर अगर मैं देखता हूं तो क्या फेज उस वक्त 0 नहीं होगा? तुम बोलोगे सर कैसे? मैंने कहा यार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो तुम जानते हो अभी एंगल कितना है 0, और जैसे टाइम बढ़ेगा तो फेज बढ़ेगा, और फेज बढ़ रहा है तो पार्टिकल जो है उसका x पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मतलब इस वाले फेज पे पार्टिकल यहां आ गया, इस वाले फेज पे पार्टिकल जो है वो यहां आ गया, और इस वाले फेज पे पार्टिकल जो है वो यहां आ गया। पार्टिकल अपने मैक्सिमम पे कब आया? यहां पे जब था तो पार्टिकल का फेज कितना था मेरे भाई? पार्टिकल का फेज था 0 डिग्री। पार्टिकल जैसे जैसे चलते चलते आगे बढ़ रहा है तो उसका एंगल, फेज एंगल बढ़ते जा रहा है। जैसे कि किसी ने कहा कि सर पार्टिकल अभी आ गया है x इज इक्वल्स टू a/2 पर। मैंने कहा x इक्वल्स टू a/2 पे, बोले हाँ सर x इक्वल्स टू a/2। तो बताओ x इक्वल्स टू a/2 कब आएगा? तो सर जी इक्वेशन जैसी आप हमको दे रखी है तो x की वैल्यू a/2 तो तब आएगी जब साइन थीटा हाफ आए। तो साइन थीटा हाफ कब आता है यार? बोले सर साइन थीटा हाफ आता है अपना 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मतलब π/6 है ना। इधर से आगे जाओ 30 डिग्री, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी a/2। अब तुम कहोगे नहीं 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 सर देखो, a/2 तो दो जगह मिलेगा, दो एंगल्स पर, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल।
ये यहां से 30 आगे है तो ये 180 में से 30 माइनस कर दो तो ये एंगल आएगा 150। 30 आगे जाओ भाई, ये गैप 30 का है तो ये भी गैप 30 डिग्री का होगा सिमेट्री से। तो 0 में 30 ऐड कर दो या 180 में से 30 माइनस कर दो। 30 मतलब पाई/6, ये आ जाएगा आपका पाई/6। तो अगर कोई कहता है यार पार्टिकल x इक्वल्स टू a/2 पर है, तो भाई दोनों फेज हो सकते हैं, पाई/6 भी और 5π/6 भी। लेकिन किसी ने कहा यार वो जा ऐसे रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो वो पाई/6 ही होगा। क्यों? क्योंकि पाई/6 पे आप देखोगे कि पार्टिकल है a/2 पे, 5π/6 पे भी पार्टिकल है a/2 पे, लेकिन पाई/6 के बाद जब फेज बढ़ता है तो पार्टिकल का x भी बढ़ रहा है, मतलब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। देखो a की तरफ जा रहा है, लेकिन 5π/6 के बाद जब फेज बढ़ता है तो वो अपने मीन पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो जब वो चलते हुए यहां पहुंचेगा तब उसका फेज होगा कितना? पाई/6। ऐसे ही आगे चल के उसकी वैल्यू a/√2 भी होगी, तो 30 से फिर वो 45 डिग्री हो जाएगा। फिर √3 a/2 भी होगी तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझना होगा जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसकी पोजीशन भी बढ़ रही है। तो आपको पता लग रहा है ना किस एंगल पे क्या वैल्यू आ रही है, और जब वो यहां पहुंच जाएगा तब उसका फेज होगा पाई/2। वो ऐसा चल गया। अब जब वो वापस रिटर्न कर रहा है तो मैं ऐसी बना देता हूं, रिटर्न कर रहा है ना तब इधर बना देता हूं उसको, नहीं तो क्या होगा ना वो उसी डायरेक्शन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब वो रिटर्न कर रहा है तो मान लो वापस इसी जगह पे जब वो आया, अब तुम कहोगे कि ये 5π/6 है, क्योंकि वो a/2 पे है लेकिन उधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा है। और जरा सोच के बोलो, जब मीन पे आएगा और इधर जा रहा है, इधर कौन सा फेज बोलोगे? तो मीन पे वापस आ गया पाई। क्यों? क्योंकि अब वो इधर जा रहा है, अब फेज बढ़ेगा तो वो नेगेटिव x पे जा रहा है, नेगेटिव x पे, तो ये आ जाएगा अपने पास पाई। फिर जैसे जैसे वो इधर जाएगा तो यहां ये एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3π/2। ऐसे चलते चलते 3π/2। फिर वापस वो इधर पहुंचेगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2π। तो ये एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ऐसे 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 ऐसे। मतलब वो यहां से चला गया, रुका, वापस आया, फिर इधर गया और फिर इधर आया। तो कई लोग सोचे अरे सर एक ऑसिलेशन अभी क्यों कहा आपने कंप्लीट हो रहा है? एक ऑसिलेशन तो तभी कंप्लीट हो गया होगा जब ये यहां से यहां आया होगा। मैंने कहा नहीं, यहां से यहां आया है तो पोजीशन रिपीट हो गई है, लेकिन जब वो इधर से इधर जा रहा था तो डायरेक्शन ऐसी थी, और इधर से इधर आ रहा है तो डायरेक्शन ऐसी है। तो ऐसे आने को एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना नहीं बोलेंगे, ऐसे जाके वापस आना और फिर वापस ऐसे आना, ये और ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। मतलब ये अपना एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। और यहां से आपको पता लग रहा है कि क्या क्या वैल्यूज होंगी। अब कई लोग कई चीजें कह सकते हैं यहां पर, जैसे कि बोले सर यार एक चीज बताओ। मैंने कहा हाँ। बोले सर आप है ना -a/2 के बारे में बताओ, जैसे +a/2 देखा ना आपने, सर जी आप तो -a/2 के बारे में थोड़ा सा बताओ। अब यार तुम खुद समझ रहे होंगे कि -a/2 पे तुम्हारे पास बहुत सारे एंगल्स मिल जाएंगे। अगर ये -a/2 है तो ये एंगल भी आपको मिलेगा, 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 सभी -a/2 वाले हैं। बोले सर जी ये वाला -a/2 बताओ इधर जब जा रहा होगा। अच्छा इधर जब जा रहा होगा, इधर मतलब नीचे, नीचे मतलब अपने नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ना, वो नेगेटिव -a की तरफ, तो वो ऐसा जा रहा है। जरा देखो इधर से जब आप बात करोगे ये ऐसा जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? a/2 मतलब यहां से 30 डिग्री आगे और चल जाओ, 5 + π/6 तो 7π/6, π + π/6। और तो ये वाला जो फेज होगा, ये जो एंगल आएगा ये आएगा 7π/6। अब कई बोलेंगे सर जी रुको 1 मिनट। मैंने कहा बोलो।
बोले सर यार यहां देखो आप, तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। बोले सर ये एंगल क्या मैं माइनस का π/6 नहीं कह सकता? मैंने क्यों नहीं कह सकते, -30 है ये। सर इसको मैं माइनस का 5π/6 नहीं कह सकता? मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हो। तो सर जी मुझे बताओ कि जब ये -a/2 पे और इधर जा रहा है तो इन दोनों में से कौन सा है? मैंने कहा यार इधर जाने पर फेज बढ़ता है। बोले हाँ बढ़ता है। ऐसे मत जाना, अभी इधर जाने पर फेज बढ़ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ऐसे फेज बढ़ेगा। तो -π/6 और माइनस का 5π/6, तो माइनस के π/6 पे ये इधर जा रहा है, मतलब कम हो रहा है डिस्टेंस, मीन की तरफ जा रहा है वो। और यहां जब तुम देखोगे तो वो नीचे जा रहा है, मतलब वो ऐसा जा रहा है। तो ये वाला केस जो है वो तुम 7π/6 बोल दो या फिर -5π/6 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम कहते हैं ये दोनों पॉइंट्स जो है ना अपने, ये दोनों पॉइंट्स, मान लो इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, ये सेम फेज में, ए एंड बी आर इन सेम फेज। क्यों बोल रहे हैं हम सेम फेज में? क्योंकि 7π/6 पे जो पोजीशन है वही पोजीशन माइनस के 5π/6 पे भी आ रही है, उसी डायरेक्शन वाली। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि माइनस का π/6 और यहां का जो अपना आएगा कितना, 2π - π/6, है ना, 2π - π/6 जो कि आ जाएगा 11π/6। तो सर वो भी सेम फेज में होंगे? हाँ होंगे बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं ये सी और डी, तो यस सी और डी जो है वो सेम फेज में है। अच्छा सर तो फिर एक चीज बताओ, मैंने कहा बोले ओ और ई, या ओ और ई भी सेम फेज में? मैंने कहा हाँ, ये भी मीन पोजीशन, ये भी मीन पोजीशन, और इस वाले मीन पोजीशन से पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इस वाले मीन से भी वो अपने पॉजिटिव, भाई इस कर्व को आगे बढ़ाओगे तो पॉजिटिव पे जा रहा है। तो ये ओ और ई भी क्या है, ओ एंड ई दे आर ऑल्सो इन सेम फेज। तो हम कहते हैं यहां एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब अगर पार्टिकल यहां से चला है तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, यहां से चलना स्टार्ट किया है तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, इधर से गया इधर और फिर इधर आया, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट। यहां से चलना स्टार्ट किया है तो ऐसे चल के ऐसे आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। यहां से स्टार्ट किया है तो ऐसे चल के ऐसे आया और वापस जब इधर आएगा इधर मूव होते हुए, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। यहां से चलना स्टार्ट किया और ऐसे जा रहा था तो ऐसे जाके और वापस जब ऐसे आ रहा होगा तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ होगा। तो एक ऑसिलेशन जब भी कंप्लीट हो रहा है तो आप जब भी देखेंगे तो इनके बीच का जो गैप आएगा वो 2π मिलेगा आपको। ये जो गैप देखेंगे ना आप, ये गैप आपको कितना मिलेगा, 2π। तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जो कि सेम फेज में होंगे उनके बीच में एंगल का गैप कितना आएगा, 2π। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये फेज की बात कर रहे हो, जैसे यहां 0 था तो आगे कितना मिलेगा, 2π, सेम फेज। पाई वाला था तो पाई के आगे वाला कौन सा आएगा, पाई प्लस 2π, 3π। तो दो पोजीशंस जो कि सेम फेज में रहेंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π। क्यों? क्योंकि आप जानते हो साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी 2π एंगल। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वही साइन 2π प्लस थीटा की भी होती है। 2π इसका पीरियड है, तो आप ध्यान रखें। तो तुम कहोगे सर ये दोनों भी सेम फेज में है क्या? हाँ सर ये दोनों सेम फेज में है क्या? हाँ। तो आप बड़े आसानी से फेज बता सकते हो पार्टिकल का कहां होगा। अब इसको थोड़ी सी हम और ढंग से थोड़ा सा समझ लेते हैं और कोशिश करते हैं चीजों को लिखने की। जैसे मैं कहूं यार ये तो वैसे बता ही दिया है, फिर भी चलो बात कर लेते हैं, है ना। काफी चीजें तो बता ही दी हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे। चलिए यार, हाँ तो एक बार दोबारा से हम देख लेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा पार्टिकल अभी कहां पर है, पार्टिकल है अभी अपने मीन पोजीशन पे और वो जा रहा है इधर।
तो आपको समझना होगा कि फेज आप लिख सकते हैं 0। आप 2 पाई लिखेंगे तो भी चलेगा, आप -2 पाई लिखेंगे तो भी चलेगा। भाई आप समझो, आप 0 लिखो, 2 पाई लिखो, 4 पाई लिखो या 2n पाई लिखो, वो एक ही बात। सब चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि सर 0 ही लिखोगे, 2 पाई क्यों नहीं लिखोगे, या 2 पाई नहीं लिख सकते 4 पाई ही लिखेंगे, सब लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। 0, 2 पाई, 4 पाई, सारे केस में फेज आप क्या बोलेंगे भाई? आप तो ये देखो ना, साइन ए साइन थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू आप 0 पटको, 2 पाई पटको, 4 पाई पटको, आपको पोजीशन यही मिलेगी और ऐसे जाता हुआ ही दिखेगा पार्टिकल, क्योंकि 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई के बाद साइन की वैल्यू पॉजिटिव में ही जाती है। अच्छा तो सर जी फिर ये बताओ, मैंने कहा हाँ पूछो। बोले सर मान लो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो, कि पार्टिकल अभी अपने कहां पर है, x=0 पे और इधर जा रहा है। मैंने कहा तुम याद करो जरा कर्व के शेप को, क्यों भूलते हो तुम? बताओ भाई कौन सा एंगल आएगा? बोले सर ये 0 वाला तो देखो ऊपर जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ, ये 0 जो है नीचे जा रहा है, मतलब अपने नेगेटिव की तरफ। तो सर यहां पे अपना एंगल जो आएगा वो पाई आएगा। अब कोई कहेगा नहीं नहीं पाई क्यों आएगा, -पाई क्यों नहीं? कि -पाई में भी वो इधर ही जा रहा है, फेज बढ़ेगा तो वो नीचे। अब ऐसा मत बोलना सर इधर फेज बढ़ेगा तो वो तो पॉजिटिव जा रहा है, फेज ऐसे नहीं बढ़ेगा भाई, ऐसे बढ़ेगा। कि माइनस में वैल्यू, बड़ी वैल्यू ये है ना कि ये, पाई के इधर जाओगे तो वैल्यू बढ़ रही है ना कि इधर जाने। तो यहां पर फेज बढ़ने पर वो नीचे आ रहा है, तो पाई बोल दो, -पाई बोल दो, 3 पाई बोल दो, 5 पाई बोल दो, या फिर 2n+1 पाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या और तरीके से बात बताऊं, पाई +- 2n पाई बोल, पाई में या तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 9, भाई पीरियोडिक है, जो पाई पे वैल्यू वही पाई +2 पाई पे वैल्यू, वही पाई +4 पाई पे वैल्यू, वही पाई -2 पाई पे, पाई -4 पाई पे, तो +-2n पाई बोल दो, एक ही बात है। n यहां पर क्या हो जाएगा, n यहां पे आपका 0, 1, 2, 3 इंटीजर हो जाएगा बस। अच्छा ठीक है सर यार आगे की बात बताओ। आप बताओ कि जब पार्टिकल इधर होगा तो क्या लिखेंगे? अब तुम समझ गए होंगे मैं कौन से पोजीशन की बात कर रहा होगा। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इस केस पे कितना हो जाएगा, π/2। सर अब π/2 बोलने का मतलब ये भी हो गया ना, हाँ π/2 में 2 पाई जोड़ दो, 4 पाई जोड़ दो, 6 पाई जोड़ दो, सब एक ही बात है, या माइनस कर दो, एक ही बात। बोले सर इसका भी बता दो फिर, x=-a का मतलब, अगर तुम बताओ -a मतलब -π/2 बोलूं क्या 3π/2 बोलो, दोनों बोल दो, किसने मना किया है? -π/2 बोलो, 3π/2 बोलो, एक ही बात है। क्लियर? अच्छा चलो सर थोड़ा एक डिफरेंट सा बताओ कुछ। हाँ पूछो। बोले सर थोड़ा अलग लेते हैं और ऐसा करते हैं, पार्टिकल है यहां और जा रहा है ऐसे, और ये कितना है अपने पास, ये दिया हुआ है -√3a/2, है ना। अब इतना भी डिफरेंट नहीं है, आपको सबको समझ में आ ही रही होगी बात। और √3/2 किस पे आता है, 60 डिग्री पे, है ना। लेकिन ये -√3/2 है, आप ये समझ ही गए होंगे कि भाई मेरे को फोकस करना है इन 4 वैल्यूज पे, कि ये मैं कह रहा हूं -√3a/2 है, सुनना एकदम तरीके से। अब तुम कहोगे मुझे तो यही पता है कि 60 डिग्री, तो कोई बात नहीं यार, देखो इधर से 60 जाओगे प्लस का √3/2 मिल जाएगा, इधर से 60 गए, 60 इधर गए तो प्लस, ये -60, -60 मतलब माइनस का, इसको कलर कुछ और ले लेता हूं मैं, ये माइनस का π/3, 60 डिग्री मतलब π/3, इधर से π/3 चले जाओ माइनस में। अच्छा जी सर फिर इधर, तो यार ऐसे ही आपके पास ये भी तो आ रहा है, पाई से आगे चले जाओ π/3, तो पाई प्लस π/3, पाई में प्लस π/3 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4π/3। सर आप π/3 क्यों ऐड कर रहे हो? मैंने कहा सिमेट्री की वजह से, इधर से π/3 आगे पीछे जाने पर वही वैल्यू मिल रही है, तो यहां से भी π/3 आगे पीछे जाने पर वही वैल्यू मिलेगी, मुझे नेगेटिव चाहिए इसलिए 4π/3।
तो सर इसका मतलब 2 पाई में से भी मैं पाई बाई 3 माइनस करूंगा तो यही काम बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 बोल दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा ये 5 पाई बाई 3। इतना 2 पाई माइनस का पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। बोले सर यहां कितना आ जाएगा? फिर तो कुछ नहीं यार, यहां आ जाएगा माइनस का 5 पाई बाई 3। अब बताओ इन चारों में से कौन सी दो वैल्यूज हैं इधर से ऐसे जाती हुई? अब तुम खुद समझते हो, ये वाला तो ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब ये तो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। पार्टिकल अगर इधर जा रहा होता तो मैं 4 पाई बाई 3 बोलता, तो बचा कौन? 5 पाई बाई 3। तो तुम समझ गए कि यही वाला है वो, यही वाला है वो। तुम लिख दो 5 पाई बाई 3 प्लस माइनस 2n। अब तुम बोलोगे सर ये माइनस का पाई बाई 3 कैसे आएगा? मैंने कहा करके तो देखो एक बार। 5 पाई बाई 3 में से 2 पाई को घटा के देखो, तुम्हारे पास माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। मतलब ये दोनों सेम फेज में है कि नहीं है? बोले है सर। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, देखो यहां से चले और ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, जो इधर छूटा वो यहां मिल गया, तो ये गैप कितना है? ये है 2 पाई का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फेज किस तरीके से आपको पोजीशन और डायरेक्शन बता रहा है, या आपको पोजीशन और डायरेक्शन पता है तो किस तरीके से आप फेज बता सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इस पूरी इक्वेशन में जो हमने ये बात करी, तो ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। फेज एंगल, और फेज एंगल कैसे निकालते हैं उसके लिए काफी एग्जांपल्स मैंने यहां ले लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब और एक बात की कि सर ये फेज कांस्टेंट क्या है? फाई। जैसे कि सर आपने कहा था थीटा आपका फेज एंगल है, और ये ओमेगा टी प्लस फाई जो बच रहा है, या और मैं तरीके से लिखूं x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसको आपने पूरे को थीटा कह दिया था, तो आपने पूरे को फेज एंगल कह दिया था। तो उस फेज एंगल में भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि है ओमेगा टी प्लस फाई। सर जी ये फाई जो है इसको आपने बताया था ये है इनिशियल फेज एंगल। मैंने कहा यार इसके नाम से ही पता कर लो कि क्या है ये, के नाम से ही तुम एकदम क्लियर हो जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। इनिशियल फेज एंगल का क्या मतलब है? इट इज दैट फेज एंगल, देखो पार्टिकल का फेज टाइम के साथ बदलता रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फेज बढ़ते जाएगा। 0 से 60 मतलब 30 45 60 और 90 120 150 180 इस तरीके से फेज बढ़ते जाएगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे जो थीटा की वैल्यू, मैंने अगर तुमसे कहा एट t इक्वल्स टू 0, इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई? थीटा की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 इज 5, इसलिए इसको हम कह रहे हैं इनिशियल फेज। बोले सर बात नहीं समझे। मैंने कहा यार बात इतनी सी है कि तुम फेज बता सकते हो, सॉरी हाँ फेज बता सकते हो ना तुम, क्या है फेज का मतलब? तो इनिशियल फेज आपको ये बताता है कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां था। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी का इनिशियल फेज 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है मतलब वो इक्वेशन ऐसी दिख रही है मुझे, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी के साथ कुछ लिखा ही नहीं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि उसका इनिशियल फेज 0 है, मतलब पार्टिकल इनिशियल फेज 0 मतलब t इक्वल्स टू 0 पे वो कहां होगा? जहां फेज 0 होगा। तो पार्टिकल यहां पे था और ऐसा स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल का इनिशियल फेज पाई लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब आपको इक्वेशन दिख रही है ओमेगा टी प्लस फाई टाइप की, तो पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा हो। ये थोड़ा सा मैं और ढंग से बात कर ही देता हूं, ठीक है। अब यहां इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी मारते और यहां लिखते। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं आपको कि ये सारी पोजीशंस आपको कौन सी वाली बताई गई हैं? यार तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि मान लो आपको कह रहा है कि पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे यहां है और इधर जा रहा है। समझ गए क्या पता लग गया आपको?
फाई की वैल्यू पता लग गई, कितनी है वो, 0। क्योंकि t इक्वल टू 0 पे का है पार्टिकल इधर है, मतलब उसका फेज इतना, t इक्वल टू 0 पे फेज मतलब फाई की वैल्यू। तो यहां से आप कह सकते हो इसकी इक्वेशन आपको ऐसी दिखेगी। समझे क्या? तो कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखे मतलब वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, अपने मीन से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, तो इसका मतलब आप अभी यही कहने वाले होंगे कि अगर मान लो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां है और किधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो फाई की वैल्यू अब आप पाई बोलोगे। मैंने कहा हाँ। बोले अब आप पाई बोलोगे, इसका मतलब आप x की इक्वेशन ऐसे लिखोगे कि ओमेगा टी तो है लेकिन प्लस पाई। भाई मैं वो लिखना सिखा रहा हूं कि फाई कैसे निकालते, तो फाई ऐसे निकालेंगे, कुछ ऐसा पता होगा तो तुम लिख दोगे कि हाँ पाई है अभी। अब तुम कहोगे सर इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो मैंने कहा मना किया यार, लिखो बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो फिर क्या फाई की वैल्यू 0 नहीं होगी। मैंने कहा नहीं होगी, क्योंकि माइनस बाहर निकला हुआ है। तो कभी भी अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता है ना और तुमको पूछे कि बताओ फाई कितना है, तो 0 मत बोल देना मेरे भाई, क्योंकि माइनस बाहर निकला हुआ है। हमने जो जनरल इक्वेशन पढ़ी है उसमें यहां पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप जानते होंगे ना, पाई प्लस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। एक्चुअली ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। यहां से ये t इक्वल्स टू 0 पे, अब बताओ तो कुछ नहीं, फेज जो है अपना पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 है तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन आप लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। और बताओ। बोले सर पक गए अब तो। मैंने कहा कोई नहीं और पको, बताओ क्या बोलोगे फेज। बोले हाँ हाँ सर पता है, 3 पाई बाय 2 बोल दोगे या माइनस पाई बाय 2 बोल दोगे या वही प्लस 2n पाई माइनस 2n पाई करके कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखूंगा इसको मैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 2। और अगर तुम्हें पता हो तो ये अपने पास कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी विद अ नेगेटिव साइन। ऐसी इक्वेशन तो ऐसा समझ जाना, साइन को आप कॉस में भी अगर आपको इक्वेशन दिख रही है तो ये भी एसएचएम है, क्योंकि साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या दिक्कत है। और इधर भी बताऊं, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि वो साइन फंक्शन ही होगा, कॉस भी हो सकता है भाई, कन्वर्ट कर सकते हो साइन को कॉस में। तो ये आपके पास ऐसी चीजें बनेंगी। और एक लास्ट में कुछ थोड़ा सा अजीबोगरीब ले लूं, जैसे मान लो आपको कहा गया है कि पार्टिकल है अभी अपना कितना 3/5 a पर, x इक्वल टू 0 पे और इधर जा रहा है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है, सॉरी x इक्वल टू 0 बोल दिया ना, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है। तो बता सकता है फेज कितना आएगा? क्या आएगा, 37 डिग्री, क्योंकि साइन 37 की वैल्यू आती है हमारे पास 3/5 और वो इधर जा रहा है, इसलिए वो छोटा वाला एंगल ही होगा, 0 से 90 के बीच में ही 37 डिग्री। ऐसे ही 4/5 होता तो 53 डिग्री आ जाता। यहां पे इक्वेशन में कहूंगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय, सॉरी 37 डिग्री। सर और इक्वेशंस तो आपने पाई के फॉर्म में लिखी, मतलब फाई की वैल्यू आपने पाई के फॉर्म में लिखी, यहाँ पे डिग्री में क्यों लिखा? मैंने कहा यहाँ पे डिग्री मतलब पाई के फॉर्म में लिखते थोड़ा अजीबोगरीब दिखता तुम्हें, इसलिए डिग्री के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि डिग्री में क्यों लिखा हुआ है या रेडियन में क्यों लिखा हुआ है, जो मर्जी हो उसमें लिखो, क्या दिक्कत है। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक इस पूरी इक्वेशन में x क्या है, a क्या है, t क्या है, फाई क्या है, थीटा क्या है वो बता दिया। अब हमारी एक ही चीज रह गई है जिसका नाम है ओमेगा। ये ओमेगा क्या है इसको पता करना है अब मुझे। तो इस ओमेगा को पता करने से पहले हम बात करेंगे किसकी, टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड की। अरे टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड तो आपको पता है, एक ऑसिलेशन जहां कंप्लीट हो जाए उसे कहेंगे टाइम पीरियड। बोले अच्छा, एक ऑसिलेशन जहां कंप्लीट हो जाए उसे कहेंगे टाइम पीरियड। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो ठीक है सर।
तो मान लो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो कुछ इस टाइप की आ रही है ना, टाइप की। अपना एसएचएम में एक्स और एक थीटा का कर्व भी बना रहा हूं मैं, एक्स और थीटा का कर्व बना रहा हूं। एक्स जो है वो तुम्हें दिया गया है ए साइन थीटा, थीटा में थीटा कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t1 पे ये एंगल था थीटा 1 और किसी टाइम t2 पे ये एंगल था थीटा 2। तो जो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है इसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। तो मैं बोल रहा हूं कि एट एनी टाइम t1 थीटा 1 इज दी phase angle and at any time t2 theta 2 is the phase angle। t1 टाइम पे फेज एंगल थीटा 1 है, t2 टाइम पे फेज एंगल थीटा 2 है। तो यहां से यहां जब आप गए तो कितना टाइम गुजरा? तुम बोलोगे सर t2 माइनस t1। क्या मैं ये कह दूं कि ये दोनों सेम फेज में है? तुम बोलोगे हाँ है ही, वो तो दिख ही रहे हैं, दोनों पे एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है, तो दे आर इन सेम फेज। तो इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस कितना होना चाहिए जिसको आप फेज डिफरेंस कह रहे हो? वो होना चाहिए सर 2 पाई, नो डाउट, है कि नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं, इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 आर इन सेम फेज, ठीक है, ये ध्यान रखना कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है जो सेम फेज में, कि तुम्हारे पास सेम फेज में तो अनलिमिटेड पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे ये भी उठा लो थीटा 3, तो ये भी सेम फेज में है, तो ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच का गैप भी 2 पाई होगा, कंसेक्यूटिव के बीच का गैप जो है वो 2 पाई होगा, इन दोनों के बीच का तो 4 पाई हो जाएगा। तो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है तो उनके बीच का गैप कितना आएगा? 2 पाई, मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज व्हाट इट इज 2। बोलो हाँ के ना? अच्छा थीटा 2 क्या लिखोगे? बोले सर थीटा 2 हम लिखेंगे ओमेगा t2 प्लस 5, क्योंकि ये t2 टाइम पे फेज है हमारा, और थीटा 1 लिखेंगे हम ओमेगा t1 प्लस 5, और ये आ जाएगा अपना 2 पाई। तो मैंने कहा इसको कैंसिल करो, मतलब सॉल्व करोगे तो क्या दिख रहा है? बोले सर ये t2 माइनस t1 दिख रहा है, 5 से 5 कट जाएगा और ये 2 पाई आ जाएगा। मैंने कहा क्या ये टाइम पीरियड है क्या? बोले क्यों है टाइम पीरियड? मैंने कहा यार एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। बोले सर कैसे हो गया? मैंने कहा पार्टिकल जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे वापस आ गया, इधर जा रहा था और अब भी वो इधर ही जा रहा है। बोले हाँ हो तो गया। तो अगर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट सेम फेज में है तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वही टाइम पीरियड होगा, और वही अगर टाइम पीरियड होगा तो इसको मैंने कह दिया कैपिटल टी। तो हमारे पास कैपिटल टी और ओमेगा में कुछ ये रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है कि कैपिटल टी इज व्हाट, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसे आप निकाल सकते हो ओमेगा के टर्म्स में। तो ओमेगा आपको अभी तक ये ध्यान रखना है कि ओमेगा क्या है, टी के साथ जो लिखा हुआ है वो ओमेगा है, टी के साथ में जो लिखा है वो ओमेगा है। और टाइम पीरियड निकालना है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये तो कोई भी टाइम हो सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। टाइम पीरियड के अलग मायने हैं, टाइम पीरियड का मतलब जिसमें ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ओमेगा क्या है? जो टी के साथ लिखा हुआ है, और ओमेगा पता है तो तुम्हें टाइम पीरियड पता है। लेकिन सर अभी भी ओमेगा नहीं समझाया आपने। मैंने कहा समझाता हूं यार, टेंशन मत लो, कहां से कहां आ गए हो। टाइम पीरियड पता लग गया कि टाइम पीरियड का मतलब तो पहले ही पता था, लेकिन अब उसका फॉर्मूला भी पता लग गया। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? टाइम पीरियड का मतलब है एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में हुआ, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए। बोले सर बात समझ नहीं है। मैंने कहा देखो समझाता हूं। मान लो टाइम पीरियड है आपका हाफ सेकेंड, मतलब आधे सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है। तो बताओ एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे होंगे? बोले सर पहले आधे सेकंड में एक ऑसिलेशन, अगले आधे सेकंड में 2 ऑसिलेशन। तो सर
1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन हो जाएंगे। का पक्की बात बोले हाँ। मैंने कहा टाइम पीरियड अभी है 1/4 सेकेंड। किसी दूसरे टाइप के एसएचएम में टाइम पीरियड है 1/4 सेकेंड। बताओ 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे? ऐसा 4 हो जाएंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो 1 टाइम पीरियड कर दो? क्यों? क्योंकि टी सेकेंड्स में आपके एक ऑसिलेशन अगर हो रहा है, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे होंगे? 1/t। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है 1/t और मेजर होती है हर्ट्ज पे। सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट है जिसको हर्ट्ज भी कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज यूनिट टाइम, इट इज फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझते हैं इस बात को, क्या है इसका मतलब? आपने ये समझा ही है कि थीटा आपका है ओमेगा t+5 एट टाइम t1। थीटा की वैल्यू हमने कही θ1, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसे ही किसी टाइम t2 में हमने कहा θ2 आपका हो जाएगा ओमेगा t2+5। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि यार फेज डिफरेंस बताओ, क्या बताओ? फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंस्टेंट्स t1 एंड t2। तो आप ये क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे θ2 माइनस θ1 विच विल बी ओमेगा t2 माइनस t, ये कहेंगे। एक तो आपको ये पता लग रहा है कि अगर आपको ये पता है कि अभी एंगल कितना था? θ1, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद एंगल कितना चेंज आ जाएगा? तो इतना टाइम और गुजर गया, ओमेगा इंटू टी। अगर आपसे कह रहा है कि भाई 4 सेकंड में कितना फेज चेंज हो जाएगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको यह पता करना है कि फेज में कितना चेंज आया, तो वो आपको मदद कर रहा है ओमेगा। कैसे? वो टाइम आपको अगर पता दिया जाए कि बताओ यार 4 सेकंड में फेज कितना बदल जाएगा, तो ओमेगा को 4 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फेज में चेंज पता लग जाएगा। या और ढंग से आप ये जानते ही हो, अभी अभी आपने देखा जब फेज में चेंज आ रहा है 2π, टाइम लग रहा है कैपिटल T, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2π/t आ गई। बोले सर आपने तो ये बात वही घुमा फिरा के लिख दी जो पहले बताई थी। टी की वैल्यू 2π/ω बताई थी, अब ओमेगा को t π/2 बता रहे हो। आप तो इसकी टोपी उसके सर कर रहे हो, घुमा रहे हो बात को। मतलब समझाओ ओमेगा का मतलब क्या है? मैंने कहा समझाता हूं यार। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है सुनना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एंगल की बात हो रही होगी। तो मुझे बताओ यार कि यदि एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम गुजर जाता है, टाइम पीरियड के बराबर टाइम गुजर जाता है, तो फेज में चेंज आता है 2π, इतना एंगल में चेंज आता है। हाँ के ना? बोले हाँ सर। तो टी टाइम जब गुजरता है तो एंगल में जो चेंज आता है वो है 2π। तो क्या आप मुझे बताएंगे 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा एंगल के अंदर? π/t। इसीलिए इसे कह रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितना एंगल बढ़ जाएगा, कितना फेज बढ़ जाएगा 1 सेकंड में, इट विल गिव्स यू व्हाट? ओमेगा। एंगुलर, एंगल की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना एंगल बढ़ जाएगा? 2π/t एंगल बढ़ जाएगा। तो टी सेकंड्स में कितना एंगल बढ़ जाएगा? टी सेकंड्स में π/t इंटू टी, मतलब ओमेगा इंटू टी। याद रखना ये बातें। तो इसको अभी है ना ढंग से रिवाइज करके आना, क्योंकि मामला संगीन है ये बहुत, है ना? ठीक है, अभी तो तुम्हें रंगीन लग रहा होगा, लेकिन रंगीन से संगीन कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें पढ़ के आना, ठीक है? बहुत हौले हौले से मैंने पढ़ाई है, एक एक बात को समझाने की कोशिश करी है। तो एक सवाल हम यहाँ पे कर लेते हैं और पहले टाइम देख लेते हैं। तो ये लास्ट सवाल है। आज के सवाल में कहीं कुछ ज्यादा चीजें हमने नहीं देखी, ठीक है? लास्ट सवाल और 2 थ्योरी पॉइंट्स, फिर उसके बाद आज के सेशन को करेंगे समाप्त। तो कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एज शोन।
तो कह रहा है x इक्वल्स टू a/2 से वो स्टार्ट होता है और सॉरी ये डायग्राम अलग बना। तो ये कह रहा है तुम्हें कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तुमसे पूछ रहा है अगर इसका एम्पलीट्यूड a है और टाइम पीरियड जो है वो या ओमेगा मान लो, ये भी आपको गिवन है, गिवन जो है वो आपको ओमेगा और a है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a इज एम्पलीट्यूड। तो यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM। ये है तुम्हारा होमवर्क। ये तो हमने कर भी लिया एक तरीके से, फिर भी चलो तुम बता देना, ठीक है। इतनी कहानी आपको अभी देखनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। वैसे काफी चीजें मैंने सोची थी लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और जय हिंद, ठीक है साहब। चलो जी।